अच्छी शिक्षा और संस्कार करेगी विकसित भारत के सपने को साकार। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बस एक मिनट कार्यक्रम और आज हम आए हैं एक नए एपिसोड के साथ एक नई जगह पर, अंडमान एंड निकोबार कॉलेज। और आज हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित है हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर एस जयकुमार जी। तो आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस कॉलेज के इतिहास को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम डॉक्टर जयकुमार, प्रिंसिपल अंडमान कॉलेज। ये अंडमान निकोबार कॉलेज एस्टाब्लिश्ड 2014 में। ये कॉलेज से 8 कोर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं। बीकॉम जनरल, बीकॉम सीएस, बीबीए, बीए सोशियोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी, बीए इंग्लिश लिटरेचर, बीए इकोनॉमिक्स एंड बीपीए हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये कॉलेज में टोटल स्ट्रेंथ अराउंड 1200 है। अभी प्रेजेंट 900 अराउंड 900 स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। मैं आगे आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल इलेक्शन हमारा 2024 का आने वाला है, तो आप युवाओं को किस प्रकार से, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं और हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं इलेक्शंस के रिगार्डिंग? As per the administration instruction, and we are conducting so many programs to make the student to understand about the election. Election is 2024. We have given lot of program. Election department brought their instrument and they gave the training to our student how to cast their vote. And also we have conducted many program and informed our student, inculcated our student about the importance of election and their vote. The students are very much interested and excited. This time they definitely 100% our students are the above first voters. Definitely they will cast their vote. शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। तो सर, आप अंत में हमारे जो यंग वोटर्स हैं, जो अभी अभी 18 प्लस हुए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? Our country, democratic country, the biggest democratic country, the youth should cast their vote. That was our motto. Everyone should cast vote for our country. So this I already informed our student. Definitely my students all will cast their vote without fail. थैंक यू वेरी मच सर। तो आइए चलते हैं क्लासरूम के भीतर और युवा पीढ़ी से रूबरू होते हैं। वे उनमें कितना जोश है इस इलेक्शंस को लेकर और कितनी जानकारी उनके पास है, ये रूबरू करते हैं। सही वोट सही निशान, आओ करें हम सब मिलकर मतदान, जिससे बड़े देश की शान। तो हाँ दर्शकों, आज हम मौजूद हैं एक नए युवा पीढ़ी के साथ, जो कि हमारे एन कॉल के छात्र और छात्राएँ हैं, जो कि हमारे नए भारत के ओर हमें लेकर के जाएंगे, हमारे भविष्य को तय करेंगे। तो आइए इलेक्शन से रिलेटेड कुछ चंद सवाल है, सरल सवाल, इनसे पूछते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम दूरदर्शन की ओर से आए हैं, आपसे चंद इलेक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर चंद सवाल पूछेंगे और यदि कोई छात्र या छात्राएं को उनका सही उत्तर मालूम है तो प्लीज़ वे अपने हैंड को रेज़ करेंगे, हम उनसे उनका उत्तर लेंगे। यदि कोई स्टूडेंट लगातार 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएगा तो उसे निर्वाचन आयोग की ओर से बहुत ही प्यारा सा सुभनिया भेंट किया जाएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, हमारा पहला प्रश्न रहेगा, क्या भारतवर्ष में वोट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? क्या भारतवर्ष में वोट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है या नहीं? इसका आंसर किसे आ रहा है? कृपया अपना हाथ खड़ा करिएगा। इंडिया में वोटिंग करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं? जिसे आता है प्लीज़ हाथ खड़ा करिएगा। क्या कोई उत्तर देना चाहेगा इस प्रश्न का? मैम आप? हाँ, ये राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हम लोग का। क्या भारत में हमारा मत देना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? हाँ है। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा भारतवर्ष में मत देने का अधिकार। तो मैम, आपका नाम? अंकिता हौलादार। आप कहाँ की रहने वाली हैं? डिगलीपुर की। दिगलीपुर से आप यहाँ पर कहाँ पे आप रुकी हुई हैं? पात्रापुर, आटा चक्की।
तो आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ पर आई है, तो क्या डिफरेंस लग रहा है कि पहले आप अपने माता पिता के साथ रह रहे थे और अलग से रहने में क्या डिफरेंस है, क्या कठिनाई हो रही है? बहुत कंफर्टेबल लाइफ था, डिपेंडेंट थे हम लोग, रिलैक्स फ्री माइंड रहते थे, और यहाँ आके सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, बहुत डिफरेंट है, तो वो बेस्ट लाइफ था। सही बात है, माता पिता के साथ रहना, हर काम में हेल्प रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है, सहयोग रहता है, और अलग से रहना है बहुत एक चुनौती भरा कार्य है। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, 2024 का जनरल इलेक्शन कितने चरणों में पूर्ण किया जाएगा, कितने फेसेस में पूर्ण किया जाएगा? 1.95 में। आपके लिए प्रश्न है, जैसा कि भारत हमारा बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी, तो ये जो जनरल इलेक्शन 2024 है कितने चरणों में इसे पूर्ण किया जाएगा? 5 चरणों में। 5 ये गलत जवाब है। आपके पास 2 लाइफलाइन भी है, आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं या फिर किसी दूसरे फ्रेंड को फ़ोन भी लगा सकते हैं। पास करना चाहूँगी किसी को। किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं आप, यदि किसी फ्रेंड को यहाँ पर मालूम है, मौजूद है, तो आप उनसे भी इसकी मदद ले सकते हैं। तो आप अपने टीचर से भी मदद ले सकते हैं इस विषय में, किसी से भी। सर से लेना चाहेंगे। ज़रूर, आप सर से भी मदद ले सकते हैं। तो आइए, पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है सर, छात्रा ने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है, आपसे मदद मांगी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा है उनसे कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में को कितने फेसेस में पूरा किया जाएगा? 3 फेसेस। 3 फेसेस, ये गलत जवाब है, 3 फेसेस नहीं। आपके पास दूसरा लाइफलाइन भी है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्या आप उस लाइफलाइन को भी इस्तेमाल करना चाहोगी? आप किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं, अपने घर पर, अपने मित्र को, अपने माता पिता को, किसी को भी। ये एक अच्छा मौका है, आप लगातार 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो निर्वाचन आयोग की ओर से हम आपको बहुत ही प्यारा सा सुभन्या भेंट करेंगे। हम अपने HOD सर को कॉल करना चाहेंगे। HOD सर को प्लीज़ आप कॉल लगाइएगा। क्या नाम है HOD सर का? डॉक्टर मीरा शेट्टी। जी, कॉल लगाइएगा। सर अभी ना दूरदर्शन की तरफ से क्या कुछ गेम चल रहा है जो कॉन्फ्रेंस हॉल में इलेक्शन के ऊपर, तो एक गेम में कुछ उन्होंने कुछ प्रश्न किया है, तो प्रश्न का उत्तर के लिए हम आपसे हेल्प ले सकते किसी से, तो कॉल पे मैंने आपको कॉल किया है। क्या करने के लिए? एक लाइफलाइन सर, जो लाइफलाइन के लिए? जी सर, लाइफलाइन के लिए। सर क्वेश्चन है कि रुकिए, अभी उन्होंने बताएंगे आपको क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर, मैं मोहम्मद साबिर बोल रहा हूँ दूरदर्शन की ओर से। सर, हम इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ कंपटीशन लेकर के आए हैं आपके कॉलेज में, और हमारी छात्रा ने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है, आपको कॉल लगाया है एक प्रश्न को लेकर। तो हमारा प्रश्न ये है कि इस बार के 2024 के जो जनरल इलेक्शन होने जा रहा है उसे कितने चरणों में पूर्ण किया जाएगा, कितने फेसेस में पूरा किया जाएगा, ये हमारा प्रश्न है सर। अच्छा, कितने फेसेस हैं सर? जी, कितने फेसेस में ये इलेक्शन को पूर्ण किया जाएगा? 7 फेसेस सर। 7 फेसेस, बिल्कुल सही जवाब दिया है सर। सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच सर, आपके सहयोग का। थैंक यू। ओके सर। तो इस बार के जनरल इलेक्शंस को 2024 के जो होने जा रहा है उसे 7 फेसेस में पूर्ण किया जाएगा। तो आपने अपने HOD सर को कॉल लगाया है, तो ये सर आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सर हम लोग को इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं। इनकम टैक्स का विषय में आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपका ये जो मतदान है, आपका पहली बार मतदान देने जा रहे हैं या इससे पहले भी आपने इस्तेमाल किया? ये मेरा पहला मतदान है। तो आप वोटिंग को लेकर अपने जो मित्र हैं, अपने युवाओं हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हम लोग फर्स्ट टाइम, सारे युवा फ्रेंड्स जो भी है मेरे, सब फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, तो सभी लोग ज़रूर जाके वोट करें। अपना राइट्स है हम लोग का, हम लोग अपने लीडर को चूज़ कर सकते हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और हम लोग को सभी को जाके कंपलसरी एक वोट करना ही चाहिए। तो हमारी छात्रा अंकिता जी बहुत ही लाजवाब तरीके से 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और दोनों ही लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर चुकी है। अब इनके लिए रहेगा तीसरा प्रश्न
जो कि यदि ये लगातार इस प्रश्न का भी सही उत्तर दे पाएगी तो इन्हें एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा भेंट किया जाएगा। तो आपके लिए तीसरा प्रश्न रहेगा कि भारतवर्ष में जो प्रिजनर्स रहते हैं, जो कैदी रहते हैं, उन्हें वोटिंग करने की अनुमति है या नहीं? है। भारत के जो प्रिजनर्स हैं उन्हें वोटिंग करने का अधिकार? मेरे ख्याल से है, उन्हें भी राइट्स है, वो भी देश के नागरिक है। जी नहीं, ये गलत जवाब है। भारत में जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हुए, उन्हें वोटिंग करने का अधिकार फिलहाल अभी नहीं है। तो हमारी अंकिता जी के लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रयास किया है इन्होंने 2 प्रश्नों का उत्तर देकर। तो आप सभी के लिए अगला प्रश्न है, हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग करने के अधिकार दिलाने के लिए किन्होंने आवाज़ उठाई थी और कौन से सन में ये आवाज़ उठाई थी? किन्होंने प्रोटेस्ट किया था हमारे भारतवर्ष में महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए वोटिंग करने के लिए किन्होंने आवाज़ें उठाई थी? क्या कोई बता पाएगा इस प्रश्न का उत्तर? लाइफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम, आप बताना चाहेंगी इस प्रश्न का उत्तर? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। मैम आप इस विषय में, महिला को वोटिंग का अधिकार है या नहीं? महिला को वोटिंग का अधिकार है, वोटिंग का राइट्स है हमारे देश में। तो इसके लिए सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? ये जो नाम है, ये बहुत ही फेमस नाम है, आप सभी इन्हें जानते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं आपने इसे पढ़ा है, इनके नाम को बखूबी जानते हैं। जिन्होंने पहली बार वोटिंग के लिए महिलाओं का, खासकर महिलाओं की वोटिंग के लिए प्रोटेस्ट किया था। कोई बताना चाहेगा? यस मैम, आप? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए वोटिंग के लिए सबसे पहले सरोजनी नायडू जी ने ये प्रोटेस्ट किया था कि 1917 में 1917 में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार हासिल हो हमारे भारतवर्ष में। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में वोटिंग का अधिकार कौन से वर्ष में दिया गया था? सभी को वोटिंग करने का जो अधिकार है, कौन से वर्ष से शुरू किया गया था? कौन से वर्षों से? 18 आपका मिनिमम एज है वोटिंग का। भारतवर्ष में वोटिंग करने का जो अधिकार है, कौन से वर्षों से शुरू किया गया था? भारतवर्ष में वोटिंग का अधिकार कौन से वर्ष में दिया गया था? बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर? 1965। जी नहीं, 1965 ये गलत उत्तर है। आप अपने लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास मौका है इस प्रश्न को सही उत्तर देने का। लाइफलाइन, मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ अपने दोस्त से। जी, आपके दोस्त का नाम? सिडनी देव। सिडनी देव जी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे? क्या क्वेश्चन क्या था सर? भारतवर्ष में हम सभी को वोटिंग करने का अधिकार कौन से वर्षों में दिया गया था? 1952। जी नहीं, 1952 भी गलत उत्तर है। तो आपके पास दूसरा लाइफलाइन भी है, आप किसी फ़ोन भी कर सके, पूछ सकते हैं अपने मित्र को, अपने घर पर, अपने टीचर्स को, किसी भी व्यक्ति को फ़ोन लगा सकते हैं। आप यहाँ और भी किसी मित्र से मदद ले सकते हैं। गणेशन जी प्लीज़ आप खड़े हो जाइएगा। तो गणेशन जी, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे? 1965 में तो एक्ट आया सर, हम पढ़ा नहीं है। 1965 में? जी नहीं, ये गलत जवाब है। 1965 नहीं है इसका उत्तर। तो क्या आप में से और कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? तो फिर से एक बार ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, हमारे भारतवर्ष में वोटिंग का अधिकार कौन से वर्षों में दिया गया था? वोटिंग का अधिकार, क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? जी सर, आप? 1921। 1921? जी नहीं, 1921 ये गलत उत्तर है। और कुछ गेस करना चाहेंगे आप? 1919।
जी नहीं, आप भी अपने लाइफलाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मित्र से पूछ सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। सर नहीं सर, लाइफलाइन तो उस तरह कोई नहीं है। 1921 तो नहीं है ना। सर आपका नाम? शुभंकर विश्वास। आप कौन से ईयर के छात्र हैं? सेकेंड ईयर BA इकोनॉमिक्स। बीए इकोनॉमिक्स। तो बीए इकोनॉमिक्स को आपने क्यों चुना है, यही विषय को? बिकॉज सर इन फ्यूचर मेरा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट भी है और मेरे को इकोनॉमिक्स में इन फ्यूचर बिजनेस भी करेगा, इसलिए। तो आगे जाके आप इकोनॉमिक्स को लेकर बेस बनाकर बिजनेस करना चाहते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली ग्राउंड के रहने वाले। बिल्ली ग्राउंड के रहने। तो बिल्ली ग्राउंड में जब इलेक्शन आता है तो किस प्रकार का माहौल रहता है वहाँ पर? ग्राउंड में इलेक्शन होने से पार्टी अपना अपना कैनवस करते हैं और वोटर्स के लिए अवेयर करते हैं। उन लोग जाके घर घर के आप मेरे को वोट दीजिए, इस तरह से होते सर। आइए इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी को बता दूं। इस प्रश्न का उत्तर है हमारे भारतवर्ष में वोटिंग का अधिकार के लिए 1949 में, जिसे ये अधिकार के लिए हमने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था और इसे अमल में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये जो अधिकार है इसे अमल में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो एक सरल सा सवाल आप सभी के लिए फिर से हम पेश करते हैं। अगला सवाल है आप सभी के लिए, भारत में नेशनल पार्टी घोषित होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? किसी भी पार्टी, रीजनल पार्टी को अगर नेशनल पार्टी में तब्दील होना है तो उनके पास क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या ये कहे कि कितने राज्यों में उनकी सरकारें होनी चाहिए? जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, रीजनल पार्टीज होती है, उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए उनमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? ये सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी गैस कर सकता है। लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। जी? लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। जी नहीं, इसके अलावा और कुछ उनकी विशेषताएं, पार्टी की विशेषताएं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में, भारत में कोई भी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का दर्जा लेना है, हासिल करना है, तो उनमें क्या होनी चाहिए? इसको अगर थोड़ा सा विस्तार से हम बताएं तो उनकी सरकारें कितने स्टेट्स में होनी चाहिए, तभी जाकर उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। क्षेत्र पार्टी है, उसके अलावा उन्हें कितने स्टेट्स में और सरकार बनानी चाहिए? 9। जी 9। जी नहीं, 9 गलत आंसर है। आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किसी मित्र से यहीं पे पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन बोलो। हेल्प लाइफलाइन लेना चाहेंगे? किनका? फ्रेंड। नाम बताएंगे? शुभंकर। शुभंकर जी है। नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के लिए कितने स्टेट्स में उनकी सरकारें होनी चाहिए? उनका कम से कम 15 से 16 मतलब अधिकतर स्टेट में उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा में उनका मेंबर होना चाहिए। जी नहीं, ये गलत जवाब है। क्या आप अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहोगे? नहीं। आपका नाम बताएंगे? जी पवित्रा। जी जी पवित्रा। जी पवित्रा जी, आप कौन सी ईयर की छात्रा हैं? सेकेंड ईयर कौन से विषय में आप अपनी स्नातक कर रही हैं? इकोनॉमिक्स। बीए इकोनॉमिक्स की छात्रा हैं आप भी। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? जंगलीगढ़। तो ये आपका पहला मत रहेगा। तो वोटिंग को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं अपने जो अपने मित्र हैं उन सभी को? 18 ईयर्स मेजर लोग सब वोटिंग डालना चाहिए। थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी पार्टी को, रीजनल पार्टी हो, क्षेत्र पार्टी हो, उन्हें हमारे भारतवर्ष में नेशनल पार्टी का यदि दर्जा हासिल करना है तो मिनिमम उन्हें 4 स्टेट्स में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनकी सरकारें होनी चाहिए। कितने स्टेट्स पे? 4 स्टेट्स पे। तो आइए इस खेल को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक सरल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। लोकसभा स्पीकर का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, जो उनका टेन्योर होता है लोकसभा स्पीकर का? हाथ उठा के उत्तर दीजिएगा। लोकसभा स्पीकर का टेन्योर कितने वर्षों का होता है? 6 ईयर्स। 6 ईयर्स। ये गलत उत्तर है। आप भी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
या दूसरे गेस कर सकते हैं? 5 years सर. इन्होंने 5 इयर्स कहा है, क्या ये सही उत्तर है? ये बिल्कुल सही उत्तर है, 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो मैम आपका नाम? श्रवंती. श्रवंती जी, आप कहाँ की रहने वाली है? मैं महावीर नगर पत्रापुर. पात्रापुर से यहाँ पर आती है। आप कौन से ईयर की छात्रा हैं? 2nd year. कौन से विषय को लेकर? ये इकोनॉमिक्स. तो आप भी इकोनॉमिक्स की छात्रा है, सभी ने इकोनॉमिक्स को चुना है, सभी बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ के हमारे देश की तरक्की में किस प्रकार अपना योगदान करना चाहोगी? Actually my goal is UPSC. So जोरदार तालियां इनके लिए। इनका गोल है, ये अचीव करना चाहते हैं कि यूपीएससी अटेम्प्ट करना चाहती है। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके लिए दूसरा प्रश्न रहेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। जोरदार तालियां फिर से एक बार इनके लिए। तो बहुत खूब श्रवंती जी, आपने 2 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आपके पास अभी भी दोनों लाइफलाइन जीवित है। आपके लिए तीसरा प्रश्न है, यदि आप इस प्रश्न का भी सही उत्तर दे पाएंगे तो आप आज हमारे आज के पहले लकी विनर बन जाएंगे। तो आपके लिए तीसरा और सरल सा प्रश्न है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? Can you translate in English please? टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది అదే కదా క్వశ్చన్. टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 4 years అనుకుంటా. ట్రై చేద్దాము. 4 years. जी नहीं, 4 इयर्स नहीं, ये गलत जवाब है। लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं आप। जोड़ी को कौन करेगा? आपको पता है? सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे. किनकी मदद लेना चाहेंगे? मदद ले लेते. अनुपमा सर का मदद. तो अनुपमा सर जी, गुड मॉर्निंग सर। अनुपम सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर आप अपना परिचय हमें बताइएगा कि आप कौन से विषय को पढ़ाते हैं, कौन से ईयर को पढ़ाते हैं? मेरा नाम डॉक्टर अनुपम है, मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। तो आप सभी ईयर के छात्रों को पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फाइनल सभी को? फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर को पढ़ाता हूँ। तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो सवाल था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है कितने वर्षों का होता है? मैं गेस कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स 5 years। जी नहीं, ये 5 इयर्स गलत उत्तर है। तो 6 years सर. 6 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। जोरदार तालियां इनके लिए। तो ये आपने गेस किया है कि आपने अपने नॉलेज को, भंडार को खंगाला है। मैंने पहले बोला था कि 4 years, तो फिर से ऐसा गेस किया तो 5 years नहीं हो सकता है, तो मैंने सोचा 6 years हो सकता है. हमने 1 by 1 इंक्रीज किया है, तो आपका गेसिंग सही हुआ है। तो जोरदार तालियां फिर से एक बार मैम के लिए। बीए इकोनॉमिक्स के सेकंड ईयर की छात्रा श्रवंती ने लगातार 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, लाइफलाइन का भी इस्तेमाल किया है। तो हम चुनाव आयोग की ओर से एक छोटा सा प्यारा सा सुगनिया भेंट कर रहे हैं। इसी विषय में अगला प्रश्न है, 18 वर्ष की आयु मिनिमम अब है, इससे पहले कितने वर्षों की थी? हमारे भारतवर्ष में वोटिंग करने के लिए इससे पहले कितने वर्षों की आयु थी? आप बताना चाहेंगी फिर से एक बार? 21 years. 21 ईयर इज द राइट आंसर। 18 वर्ष से पहले हमारे देश में वोटिंग करने की जो आयु थी 21 वर्षों की थी। तो इसी विषय में हम अगला प्रश्न लेकर के आए हैं। ये जो 21 वर्ष की जो आयु थी उसे घटाकर 18 वर्षों पर की गई है, ये कौन से अमेंडमेंट में की गई थी? नो आइडिया सर. नो आइडिया। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर यदि किसी को मालूम है तो हाथ खड़ा करिएगा। 21 वर्ष की जो आयु थी उसे घटाकर 18 वर्षों की गई है, वे कौन से अमेंडमेंट में की गई थी? ठीक है, ये कौन से ईयर में की गई थी वे आप बता दीजिए। मैम आप बताना चाहेंगे? तो 21 वर्ष की जो आयु थी उसे घटाकर 18 वर्षों में कौन से वर्षों में की गई थी ये अमेंडमेंट? 2017. 2017 ये गलत उत्तर है।
2017। आप आगे भी गेस कर सकते हैं या लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफलाइन किन्हें फ़ोन लगाएंगे? सर को फोन तिरु सर को। आपके एचओडी है या सब्जेक्ट टीचर है, फैकल्टी है? ओके। हेलो सर क्वेश्चन गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं मोहम्मद साबिर दूरदर्शन पोर्टब्लेयर की ओर से बोल रहा हूँ। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? मैं दूरदर्शन की ओर से बोल रहा हूँ। तो हमारी इस छात्रा ने अटेम्प्ट किया था, अपने फ़ोन में फ्रेंड किया था, फ़ोन नहीं लग रहा है, नेटवर्क का इशू है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1989 इज़ द राइट आंसर। इस वर्ष ही 21 वर्ष की जो आयु थी उसे घटाकर वोटिंग के लिए 18 वर्ष की गई है। कल का हमारा सवाल था, किस वर्ष या साल तक भारतीय संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित थी। इसका सही उत्तर है 2020। इसका सही उत्तर देने वालों के नाम हैं आनंद राव, नजबीन बानू, टी रमेश बाबू और निकिता विश्वास। आज का हमारा प्रश्न है, हंसपुरी गांव अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में किस जिले में स्थित है और कितने मतदाता वोट देने के योग्य है? Where is Hanspuri village situated in Andaman and Nicobar Island, and total how many voters are eligible to vote for that village? और इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं हमारे दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमारा कार्यक्रम हर शाम आता है। और इस सवाल का जवाब आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके दे सकते हैं। तो दर्शकों, आइए आज के इस बस 1 मिनट कार्यक्रम के इस छोटी से एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हम मौजूद थे एन कॉल के कॉलेज में, और आज हमने प्रश्न पूछा है फिर से एक बार वही विषय, इलेक्शन का विषय। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम बस 1 मिनट, रोज़ शाम ठीक 6 बजे, और 19 अप्रैल को वोट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।